हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जैसा अभी एक आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी और ज्योग्राफी का देख लिया है। अभी जल्द रिसेंटली साइंस वाले पोर्शन जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स का भी जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने आज हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। आज हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अभी आप लोगों को ग्रुप पे पीडीएफ मिल गया था और उसके जस्ट बाद मैं इस पीडीएफ का डिस्कशन करवा रहा हूँ। बाद बाकी क्वेश्चंस इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस का डिस्कशन होगा और जीके जीएस के डिस्कशन के बाद जो मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में दे दिया गया है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो कार्बन 14 विधि के आधार पर सभ्यता का जो कालखंड है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो 300 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता है जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता से याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ था और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट हमारा बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बसीन की संधि की अगर बात करते हैं तो बसीन की जो संधि थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1802। ये और यही फिर बसीन की जो संधि था, इसी संधि के द्वारा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था वो नर्मदा ताप्ती का जो दोआब क्षेत्र था और कर्नाटक के तुंगभद्रा के समीपवर्ती क्षेत्र को कंपनी को सौंप दिया था। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, यही बसीन की जो संधि है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बन जाता है। नेक्स्ट हमारा मद्रास में बेद समाज की स्थापना कब की गई थी। तो मद्रास में बेद समाज की जो स्थापना है वो किया गया था 1864 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 1864 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से श्रीधर नायडू के द्वारा मद्रास में बेद समाज की स्थापना की गई थी और फिर जाकर 1871 में यही बेद समाज जो है वो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो ये जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इकाई के रूप में कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, होम रूल लीग जो था इसी के माध्यम से कांग्रेस पर गर्मपंथी और नरमपंथी के मध्य मतभेद को कम करना और दोनों के मध्य एका स्थापित करना था। तो अगर हम बात करते हैं होम रूल लीग की तो होम रूल लीग जो था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मार्च 1916 में पुणे में शुरू किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में शुरू किया गया था और यही एनी बेसेंट के द्वारा जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की जाती है। अगर हम बात यहाँ और ऑप्शंस की करते हैं, मतलब मुस्लिम लीग की करते हैं, तो मुस्लिम लीग से आप लोगों को याद होगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब जो थे सलीम उल्लाह खां उसके निमंत्रण पर एक सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय होता है। फिर बाद में जाकर लीग का जो संविधान है वो 1907 ईस्वी में कराची में बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि शिमला समझौता 1972 शिमला एग्रीमेंट पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता की अगर बात करते हैं तो देखिए, आप लोगों को याद होगा भारत पाक युद्ध 1971। भारत पाक युद्ध होता है 1971 और इसके जस्ट बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है और भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री रहती है तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्हीं के दोनों के बीच समझौता होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा। और 1971 का जो भारत पाक युद्ध होता है इसमें लगभग 19,000 फौज जो है पाकिस्तान के वो भारत के जेल में बंद रहते हैं और यही शिमला समझौता के कारण के बाद उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि इग ग्लाई पे ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये किसको स्थापित किया गया था? ये किया गया था उगेन बोंगसुक को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो 1907 की बात कर रहा है, 1907 में उगेन बोंगसुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में वहां का राजा चुना गया था। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की तो वर्तमान समय में जो भूटान के राजा है उनके नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट हमारा नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है वो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है और फिर कह रहा है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और दोनों सही है, पर आर जो है वो एक ही उचित व्याख्या नहीं है। गणतंत्र से एक चीज याद रखिएगा, गणतंत्र उसे कहते हैं जिसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। भारत क्या है? एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यानी जो राष्ट्रपति है जो निर्वाचित होता है।
नेक्स्ट हमारा राज्य के नीतियों और के निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। वो समुदाय के कल्याण के बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कि ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, ये गलत है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 37 के आधार पर राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है वो सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है और इसे न्यायालय के माध्यम परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। एक चीज यहां से याद रखिएगा, नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इसका जो विवरण है वो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक और इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निदेशक सिद्धांत से एक क्वेश्चन जो हर एक बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किसने ये कहा था कि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की मर्जी पर निर्भर करता है। तो ये जो उपयुक्त कथन है वो केटी शाह का कथन है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए ये जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो कहीं भी केंद्र के राष्ट्रपति के पद के समरूप नहीं होता है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 164 के आधार पर राज्यपाल जो है वो विधानसभा का बहुमत दल का नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और राज्य में मुख्यमंत्री का वही स्थान होता है जो केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। आप लोग एक पढ़े होंगे संविधान का 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो मुख्यमंत्री होता है उसके सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या है वो 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्लू मून क्या है। ब्लू मून की अगर बात करते हैं तो ब्लू मून उसे कहा जाता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाती है। यदि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो उसके किसी माह में 1 तारीख को पूर्णिमा हो जाए और फिर उसी माह में 31 तारीख को पूर्णिमा हो जाए, तो 31 तारीख को जो दूसरा पूर्णिमा पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, ब्लू मून कहलाएगा। अभी रिसेंटली इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है 31 अक्टूबर 2020 को गुरु पूर्णिमा जो था वो ब्लू मून का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो उत्तरी अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित है जो एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो रेगिस्तान है वो लावा बेड और पलाया का क्षार प्लेट से निर्मित होता है। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन कह रहा है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, वो नाबार्ड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। नाबार्ड की अगर बात करते हैं तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो कृषि साख का निर्माण करने के लिए और कृषि कार्य के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारिता बैंक को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। और कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की हेडक्वार्टर की, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थापित है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसी जो है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में और हेडक्वार्टर जो है वो बड़ोदरा गुजरात में है। अगर हम बात आरआरबी की करते हैं, आरआरबी जो है वो रीजनल रूरल बैंक है जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। किसके, नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर। इससे याद रखिएगा आरआरबी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है उसका 35% हिस्सेदारी होता है, स्पॉन्सर जो बैंक है उसका 35% होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% होता है और स्पॉन्सर बैंक का 35% और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का 15% होता है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है। यूएनडीपी की अगर बात करते हैं तो यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका जो उद्देश्य है वो है आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की स्थापना जो है वो 1965 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क है। यूएनडीपी से एक याद रखने वाली बात जो है वो यूएनडीपी जो है वही वर्ष 1990 से हमेशा मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट हमारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 का जो थीम था वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आप लोगों को याद होगा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था और इसी सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर 1993 से प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।
नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमाला मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुमाला पहाड़ी के वेंकटरेड्डी पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इस मंदिर को वेंकटेश्वर बालाजी का भी मंदिर कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जो मंदिर है तिरुमाला मंदिर, ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि दिए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? देखिए विस्थापन और फोर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अगर बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस के जगह पर थीटा के जगह पे अगर आप कॉस 90 डिग्री रखते हैं तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो एफ एस 0 यानी वर्क डन जो होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाता है तो ये तो कहेंगे कि कार्य हुआ है, लेकिन अगर लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा जो है उसके बीच का जो कोण अगर 90 डिग्री है तो जो कार्य होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट हमारा एक सरल लोलक आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया गया है y = 3 sin 10t। देखिए y = जो फॉर्मूला होता है वो होता है a sin ओमेगा t। ठीक है, तो ओमेगा के जगह पे कितना हो गया 10 हो गया, और a के जगह पर कितना हो गया, a के जगह पे 3 हो गया, और ओमेगा बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि होता है 2πn। तो ओमेगा 2πn के बराबर कितना हो जाएगा, 2πn बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2π। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10/2π हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है वो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाशिक तंतु होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम बात ऑप्टिकल फाइबर की करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है उनका नाम है नरेंद्र कापानी, और इन्हें नरेंद्र कापानी जो है वो भारतीय मूल के एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है, और इन्हीं को फाइबर ऑप्टिक्स का पितामह माना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से और भी बहुत सारी चीज़ हैं इसके उदाहरण, जैसे हीरा का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये सब जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर जो वापस लौटने की घटना है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम बात प्रकीर्णन की करते हैं तो प्रकीर्णन से याद रखिएगा बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के विस्तृत अध्ययन के कारण ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपवर्तन की अगर बात करते हैं तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? तो एसी और डीसी जो है, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट। ये किसका रूप होता है? चार्ज के प्रवाह के रूप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। एसी की अगर बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो वह धारा जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट की जो आवृत्ति है वो होती है 50 हर्ट्ज। और अगर डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट वह धारा होता है जो सदैव एक ही दिशा में बहता है और इसकी ध्रुवीयता जो है वो नियत रहती है। और डीसी करंट की अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो डीसी करंट की आवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है। नेक्स्ट हमारा कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे फोर्स बराबर एम ए मास इंटू मैस रिलेशन। यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 100, मास दिया हुआ है 50 और एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा किसी वस्तु का ताप निर्देशक है, तो किसी वस्तु का जो ताप है वो पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का निर्देशक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। तो देखिए पीएच मान की जो रेंज होती है वो होता है 0 से 14। ठीक है, अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और 7 होता है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिड तेजाब। ठीक है, पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल की खोज जो है वो सॉर्सेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान आप लोगों को याद रखने होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सिरका का पीएच मान 2.4, नींबू का पीएच मान 2.2, शराब का पीएच मान 2.8, दूध का पीएच मान 6.4, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, मानव लार का पीएच मान 6.5, मानव मूत्र का पीएच मान 6, शुद्ध जल का पीएच मान 7 और समुद्री जल का पीएच मान 8.4। नेक्स्ट हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। हीरा की अगर बात करते हैं तो हीरा का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 3.52 होता है। हीरा जो क्या है वो कार्बन का एक अवरूप है। हीरा के साथ साथ ग्रेफाइट हो गया, कास्ट चारकोल, बोर्ड चारकोल, रक्त चारकोल, ये सब क्या है? कार्बन के अवरूप है।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार और से संबंधित क्या है? हेप्टोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। अगर हम बात करते हैं हेल्कोलॉजी की, तो हेल्कोलॉजी जो है वो अल्सर का अध्ययन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं हेट्रोलॉजी, तो हेट्रोलॉजी जो है वो टिश्यू स्ट्रक्चर में जो एब नॉर्मलिटीज आ जाती है उससे संबंधित है। जेरियोट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो जेरियोट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि बादलों का रंग किसके कारण होता है? तो बादलों के रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है? ये जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस युग के दौरान डायनासोर फूले फले? तो डायनासोर की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो मेसोजोइक ईरा के दौरान फूले फले। मेसोजोइक ईरा जो होता है वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरीसृपों का युग यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बाइल का स्राव कहाँ से होता है? बाइल की स्राव की अगर बात करते हैं, बाइल जूस यानी पीत रस, तो पीत रस का स्राव जो होता है वो यकृत या जिगर से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिगर से। बाइल जूस का जो कार्य होता है वो ये होता है कि आमाशय से आए हुए जो भोजन है उसको क्षारीय करना होता है, जिससे कि अग्नाशी रस क्रिया कर सकती है। यकृत या जिगर की बात करते हैं तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट हमारा एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? तो एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? ये जो सीरियल पोर्ट है वो डाटा को भेज भी सकता है और मतलब डाटा को कंप्यूटर में भेज भी सकता है और डाटा को कंप्यूटर से बाहर भी निकाल सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों कार्य कर सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आप यूएसबी की बात करते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में डाटा डाल भी सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकृति के क्लीनर्स निम्न में से कौन से हैं? तो प्रकृति के क्लीनर्स किसको कहा जाता है? विघटक को प्रकृति के क्लीनर्स के नाम से जाना जाता है। विघटक या अपघटक जो होते हैं वो प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु हो गया, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जो क्या करते हैं? मृत पौधे और उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण की यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति के क्लीनर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी? देखिए 100 बार गुजरता है लोलक, यानी कि उसका जो दोलन होगा वो कितना होगा? 50 दोलन होगा। अब देखिए 100 सेकंड में कितना दोलन है? 100 सेकंड में 50 दोलन है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 50/100, यानी कि उसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंद रज्जू चिंटाला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में और नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जो थे वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो इस राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगर और ऑप्शन की बात करते हैं तो तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव और गवर्नर का नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू और मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट हमारा विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और 2020 का जो थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ जून के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और एक और याद रखिएगा 21 जून जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया है? तो ये रख दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी जो कोलकाता बंदरगाह की स्थापना का 2020 में 150वां साल था और इसी के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी को मतलब युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बंदरगाह का जो नाम है वो बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का भी नया नाम बदलकर रख दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा, लॉस द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप।
नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? तो केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है श्रीलेखा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आर श्रीलेखा। यह आर श्रीलेखा जो है वो 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं जो कि केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर भारत की पहली महिला डीजीपी पूछ दे तब है कंचन चौधरी जो कि उत्तराखंड की थी। केरल से याद रखिएगा, केरल जो है वो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और केरल अभी हाल ही में 2 कार्यक्रम भी चला रहा है, एक नमथ बसई कार्यक्रम, एक आई एम ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा? तो ये रेलवे के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। तो अभी तत्कालीन जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में, जो कि 1366 मीटर 0.64 मीटर के आसपास है, और अब इससे भी बड़ा बनेगा 1400 मीटर जो कि हुबली स्टेशन पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो ये दिखाया है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। नेक्स्ट हमारा, सितंबर 2020 में एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का दर्ज किया गया है? तो ये किया गया -22.6%। नेक्स्ट हमारा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस हैं वो आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।